कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कांजी को दिखाया जाता है। जब से उसकी छोटी बहन की मृत्यु एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कि उस समय कोई भी इलाज नहीं था, तब से उसने डिसाइड किया कि वो एक डॉक्टर बनेगा और अपना पूरा जीवन एक ऐसी दवाई को बनाने में लगा देगा जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सके। फिर सालों तक पढ़ने के बाद कांजी एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाता है जो कि अपने वादे अनुसार एक ऐसी दवाई को बनाने में लग जाता है जो कि हर एक बीमारी का तोड़ हो। यहाँ पर वो कभी कभी अपने खाने पीने को भूल के ओवर टाइम करता है, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। एक दिन वो ऐसे ही काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ देर का रेस्ट ले लेना चाहिए, तो फिर वो 40 मिनट का अलार्म लगा के अपने सोफे पे ही सो जाता है। लेकिन 40 मिनट बीतने के बाद भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी किसी वजह से मृत्यु हो गई है। अगले दिन उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पाता है जहाँ पर उसके पास एक लड़की खड़ी होती है जो कि उसे देख के बहुत ज्यादा ही खुश होती है और वो उसे फार्मा कह रही होती है, जिसे सुन के कांजी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है और वो बाहर की दुनिया देखने के लिए अपने बेड से उतरता है। तो वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी है। तभी उसकी मेड उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से आप कुछ दिनों से कोमा में थे। इस चीज को सुन के वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक्चुअली कुछ भी याद नहीं है। तो फिर वो मेड उसे एक मिरर दिखाती है जिसमें वो अपने आप को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में था जिसका नाम फार्मा होता है। यहाँ पर फार्मा सोचता है कि उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में पता था कि वो लास्ट टाइम सो गया था और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो यहाँ पर था। तो वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है तो वो अपनी मेड से कहता है कि क्या मैं अपनी बैंडेजेस को हटा सकता हूँ। तो मेड तुरंत जाके उसके लिए गर्म पानी ले आती है। यहाँ पर बैंडेज हटाते समय उसे अपने हाथ में एक मार्क नोटिस होता है जिसे देख के मेड तो बहुत ज्यादा ही डर जाती है। तो वो उसे शांत करता है और कहता है ये शायद लाइटनिंग की वजह से हुआ है। लेकिन मेड उस समय प्रेयर करने लगती है और उससे कहती है कि ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने आशीर्वाद दिया है। गॉड ऑफ मेडिसिन का नाम सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। इस पर मेड उससे बोलती है कि आप गॉड ऑफ मेडिकल को भूल गए जिनकी पूजा आपकी फैमिली करती है। तब फार्मा को रियलाइज होता है कि उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो वो मेड से पूछता है कि क्या तुम मुझे सब कुछ बताओ कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो मेड सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम लॉटे है। फिर वो उसे महल घुमाते हुए बताती है कि आपकी फैमिली एक रॉयल फार्मासिस्ट है जो कि रॉयल फैमिली के लिए मेडिसिन बनाती है। और फिर वो उसे उसकी फैमिली फोटो दिखाती है और वो उसे ये भी बताती है कि आपकी फैमिली मैजिक में भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है। इस चीज को सुन के फार्मा उससे पूछता है कि क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। इस पर लॉटे घबराते हुए उससे कहती है कि अब आप ये मत कहिएगा कि आप मैजिक भी भूल चुके हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको टाउन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस पर फार्मा कहता है कि हाँ मुझे याद नहीं है। इसे सुन के वो पहले तो डरने लगती है, फिर उससे कहती है कि आप मेरे अलावा इसे किसी को भी नहीं बताएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वाटर मैजिक में बहुत ज्यादा ही अच्छे थे, इसीलिए अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फार्मा अपने रूम में बैठ के उसी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपने दिमाग में वाटर मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करता है जिससे कि उसके हाथों में से वाटर निकलने लगता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। अब वाटर तो निकल आता है लेकिन उसे उसको रोकना नहीं आता है, तो वो घबरा के सारे पानी को बाहर फेंक देता है और बाहर ही लौटे खड़ी होती है जो कि देख लेती है कि फार्मा मैजिक यूज कर सकता है। तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर फार्मा रुकता नहीं है, वो और भी मॉलिक्यूल्स को निकालने की कोशिश करता है। तो वो निकाल भी पा रहा होता है और दूसरे हाथ से उन्हें इरेज भी कर रहा होता है। तभी लॉटे उसके पास आती है और उसे उसके लाइब्रेरी को दिखाने ले जाती है और बताती है कि यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जिनमें से वो एक बुक को उठा के पढ़ने की कोशिश करता है और सरप्राइजली वो उसकी लैंग्वेज को आराम से पढ़ पा रहा होता है। इसके बाद फार्मा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है जहाँ पर उसे ठीक देख के उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा कि तुम ठीक हो गए हो, लेकिन हमने जो वादा किया था कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अब उसका समय आ चुका है। इस पे उसकी मदर कहते हैं कि अभी तो ये ठीक होके आया है, कुछ देर बाद पूछ लीजिएगा। जिस पर फार्मा कहता है कि चिंता मत कीजिए मैं सब बता दूंगा। तो उसके फादर उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कि हमारा बंदा बखूबी जवाब दे देता है। फिर उसके फादर उससे कहते हैं कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो तो तुम अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग का नाम सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कौन सी ट्रेनिंग, फिर भी वो हाँ कर देता है। फिर अगले दिन फार्मा अपनी पर्सनल ट्यूटर एलिन से मिलता है जो कि उसे मैजिक सिखाती है। यहाँ पर एलिन उसे देखते ही उसके ऊपर शक करने लग जाती है क्योंकि पहले फार्मा उससे अच्छा बिहेव नहीं किया करता था लेकिन अब वो बहुत ज्यादा ही काइंड हो चुका है। तो फार्मा उसे बताता है कि लाइटनिंग की वजह से मेरी मेमोरी फ्रीज हो चुकी है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। ये सुन के एलिन
शांत हो जाती है और उससे पूछती है कि डिवाइन आर्ट क्या है। पर फार्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, तो एलन उसे सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद वो उसे एक रिवर के किनारे ट्रेनिंग कराने ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है चलो अपनी मैजिकल स्टिक निकालो, लेकिन इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। तो वो उससे कह देता है कि मैं इसको लाया नहीं हूँ। तो एलन उसे अपनी मैजिकल स्टिक दे देती है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक डेमो करके दिखाती है ताकि वो उसे देख के सीख सके। फिर उस डेमो को देख के फार्मा ट्राई करता है और वो इतना खतरनाक मैजिक कर देता है जिसे देख के एरन बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं और वो उसे पहले चेक करने लगती है। फिर उसके मैजिक को नापने के लिए वो उसके हाथ में एक टूल पकड़ा देती है जो कि मैजिक मेजर करता है। यहाँ पर जैसे ही फार्मा उस मैजिक टूल के अंदर अपना माना डालने लगता है, वैसे ही वो मैजिक टूल टूट जाता है, जिसे देख के एरन की और ज्यादा ही फट जाती है और वो दहशत में आ जाती है, क्योंकि इतना खतरनाक मैजिक या तो कोई गॉड के पास हो सकता है या डीमन के पास। फिर हम कुछ देर बाद की सीन देखते हैं जहाँ पर एलन और फार्मा एक बेंच पे बैठे होते हैं और यहाँ पर एलन अभी भी दहशत में होती है, तो उसे शांत करने के लिए वो उसे हंसाने की कोशिश करता है और यहाँ पर एलन हंसने भी लगती है। तभी फार्मा को अपनी एक एबिलिटी का पता चलता है जिसका नाम डिवाइन आई है, जिसकी मदद से वो किसी भी व्यक्ति की इंजरीज के बारे में पता कर सकता है। तो वो यहाँ पर एलन को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि एलन की आंखों और उंगलियों में दिक्कत है। तो वो डायरेक्ट जाके उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हारे हाथों में दिक्कत है। इस पर वो हैरान होकर फार्मा से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो फार्मा कहता है कि मैंने अपने हाथों को यूं किया तो मुझे तुम्हारी उंगली ग्लो करते हुए दिखी। इस चीज को सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या, ये पावर तो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकती, आखिर तुम कौन हो। और वो डरते हुए फार्मा के पास से भाग जाती है। फिर हमें अगले दिन पता चलता है कि एलन की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो आज फार्मा को ट्रेनिंग देने नहीं आ पाएगी। इस पर फार्मा के फादर फार्मा को एक मेडिसिन देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम एरन को दे आओ जाके। तो यहाँ पर फार्मा उस मेडिसिन को लेके एरन के घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उस मेडिसिन को चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि ये जो मेडिसिन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वो अपनी मैजिक की मदद से उस मेडिसिन में थोड़ी सी चेंजमेंट करता है, जिससे कि एरन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी हम एरन को देखते हैं जो कि फार्मा से बचने के लिए फुल टू प्रोटेक्शन के साथ आई होती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। इस पे फार्मा उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तो वो अपना मास्क उतार देती है और हम देखते हैं कि सही में एलन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या करने आए हो। फार्मा कहता है कि तुम बीमार हो ना, इसलिए मेरे फादर ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी हैं और इसमें मैंने भी कुछ ऐड ऑन किया है। इस चीज को सुन के एलन डर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। इस पे वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे खा ले, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एलन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो फार्मा उसे समझाते हुए कहता है कि आप मेरी टीचर हैं, इसलिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब वो उसके हाथों में कुछ फ्लावर्स देके वहां से चला जाता है। उसकी इन बातों का अपनी एलन पे असर हो जाता है और वो उसे ट्रेन करने के लिए वापस से रेडी हो जाती है। फिर अगले दिन हम फार्मा को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में आया होता है और वहाँ पर एलन भी आ जाती है। वो यहाँ पर अभी भी अपने आर्मर को पहने होती है और वो उससे कहती है कि वैसे तो मुझे तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हारा मैजिक जो है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, जो कि मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने ये आर्मर पहना हुआ है। और वो उसे थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसने जो मेडिसिन दी थी वो उसके ऊपर काम कर गई। फिर वो लोग ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पर फार्मा की इनक्रेडिबल मैजिक स्किल को देख के एलन बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाती है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फार्मा अपने घर पे बैठा होता है और अपनी डिवाइन आइज का यूज करके अपने सर्वेंट्स की इंजरीज को देख रहा होता है। तभी वहाँ से लौटे गुजरती है, तो वो उसे भी स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि लौटे के हाथों में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उन सारे सर्वेंट्स के लिए भी मेडिसिन बनाएगा। तो वो अपनी लैब में जाके उनके लिए अपनी मैजिक से मेडिसिन बनाने लगता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो मेडिसिन को बना लेता है और फिर वो लौटे के पास जाता है और इन मेडिसिन को लौटे को दे देता है, जिसे पाके पहले लौटे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, फिर खुशी में उसे थैंक यू कहती है। फिर यहाँ पर फार्मा उन मेडिसिन को और भी सर्वेंट्स में बांट देता है, जिसे पाके सर्वेंट्स को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर लौटे फार्मा से कहती है कि ये लोग कितने ज्यादा लकी हैं कि इन्हें एक रॉयल फार्मासिस्ट से दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें की दवाइयाँ नसीब भी नहीं होती हैं और वो लोग भुखमरी और लाचारी के कारण मारे जाते हैं। ये बातें फार्मा के दिल में लग जाती हैं और वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पर लोग दवाइयों की कमी से नहीं मरेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब फार्मा अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठता है तो वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पे उसकी बहन मिसिंग है। तो वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर छोटी बहन कहाँ गई। तो वो बताते हैं कि उसको चिकन पॉक्स हुआ है, जिसकी वजह से उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बीमारी बहुत घातक तरीके से फैलती है। अब उस बीमारी का नाम सुन के यहाँ पर फार्मा सोचने लगता है कि चिकन पॉक्स तो यहाँ पर भी होता है, तो इसका इलाज तो मेरे पास है।
तो वो यहाँ पर क्या करता है, अपनी बहन के लिए एक मेडिसिन बनाने लगता है अपनी पास्ट मेमोरी की नॉलेज की मदद से। और वो यहाँ पर अपनी बहन के खाने में वो दवाई मिलाकर उसके रूम में पहुंच जाता है। उसे अपने रूम में देख के उसकी बहन कहती है कि फादर ने तो मना किया है ना कि मेरे पास कोई भी नहीं आ सकता, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर फार्मा उससे कहता है कि ये एक सीक्रेट है, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। और फिर वो उसे खाना खिला देता है। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन उसकी दवाई की वजह से ठीक हो जाती है। फिर फार्मा अपने लैब में जाके एक मिनी माइक्रोस्कोप बनाता है, क्योंकि वो हर समय तो अपनी फिंगर को स्क्रॉल करके डिवाइन आई का यूज नहीं कर सकता है ना। तभी उसके लैब में एक बंदा आता है और उससे कहता है कि आपके फादर आपको बुला रहे हैं। जैसे ही फार्मा अपने फादर के ऑफिस में पहुंचता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, हमें रॉयल किंगडम जाना है। इतना कहते ही सीन शिफ्ट होती है और हमें अगले दिन सीन दिखाई जाती है, जहां पर फार्मा और उसके फादर रॉयल किंगडम पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है और वो मरने की हालत में है, जिसकी वजह से दुनिया के बेस्ट फार्मासिस्ट उनका चेकअप करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे फार्मासिस्ट क्वीन का चेकअप करते हैं, लेकिन उनकी बीमारी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव होती है कि वो सब अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमसे इनका इलाज नहीं हो पाएगा। और उनमें से फार्मा के फादर भी होते हैं जो कि कह देते हैं कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। तभी फार्मा सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा है। तो वो अपनी डिवाइन आई का यूज करके क्वीन को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि क्वीन को तो ट्यूबरकुलोसिस है। इस डिसीज में इंसान के ऊपर कोई दवा काम ही नहीं करती और इसके पेशेंट को सिर्फ इंजेक्शन दे के बचाया जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में तो इंजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आखिर इन्हें बचाए कैसे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी क्वीन के बच्चे बाहर से क्वीन के पास आते हैं और उसके पास आके रोते हुए कहते हैं कि मॉम आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अब उन्हें रोता हुआ देख के यहाँ पर फार्मा अपना कंट्रोल खो देता है और वो डायरेक्ट क्वीन के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि क्या मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी दवा है जो कि आपको ठीक कर सकती है। इस चीज को सुन के सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये लड़के क्वीन को परेशान मत करो। यही चीज उसके फादर भी कहते हैं कि फार्मा कोई ऐसी बेवकूफी मत करो जिसकी वजह से क्वीन को परेशानी झेलनी पड़े। तभी क्वीन फार्मा से कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम मेरा इलाज कर सकते हो, क्योंकि इन सब ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। ये सुनने के बाद फार्मा डायरेक्ट अपने लैब में पहुंच जाता है और अपने गेट को आइस मैजिक से बंद कर देता है, जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए। और फिर वो मेडिसिन बनाने लगता है। तभी बाहर उसके फादर आ जाते हैं और इससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि फार्मा तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन फार्मा उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो उसके फादर गुस्से में आके उस गेट को तोड़ के अंदर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन फार्मा उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। तो फार्मा के फादर फार्मा को रोकने के लिए उसके ऊपर आइस मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फार्मा शील्ड लगा के उसे कैंसिल कर देता है और वो अपने बीच में एक आइस बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसे देख के उसके फादर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसने बिना मैजिकल स्टिक के अपनी मैजिक को कैसे यूज किया, और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि उन्हें शक होने लग गया था भाई। तभी उनकी नजर फार्मा की रिसर्च डायरी पे पड़ती है और वो उसे खोल के पढ़ने लगते हैं और फार्मा से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो फार्मा उन्हें बताता है ये सब नई मेडिसिन के फॉर्मूला हैं, जब मैं कोमा में था तब मुझे इनके सपने आया करते थे और मैंने इन्हें याद कर लिया। ये सब सुन के उसके फादर कहते हैं अच्छा ये बात है, मैंने तुम्हारे शोल्डर को देखा और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें गॉड ऑफ मेडिसिन से आशीर्वाद मिला है, इसीलिए तुम्हें ये सपने भी आ रहे हैं। ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, करो अपना काम। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर फार्मा मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देता है। मेडिसिन बनने के बाद अगले दिन वो अपनी मेडिसिन को लेके रॉयल किंगडम में पहुंच जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस को दवाई देने से पहले वो उन्हें बताता है कि आपकी जो बीमारी है वो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, जिसकी वजह से आपको ये जो दवा है वो 1 से 2 साल तक की लेनी पड़ सकती है, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और वो उनका एक ब्लड सैंपल लेके अपने माइक्रोस्कोप से उनके अंदर बैक्टीरिया दिखाता है, जिसे देख के वो सही में हैरान हो जाते हैं। इसके बाद फार्मा मेडिसिन के 2 ग्लास तैयार करता है और एक खुद पीता है और एक क्वीन को दे देता है और उनसे कहता है कि अब हम दोनों की किस्मत इस मेडिसिन पर टिकी हुई है। लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पर क्वीन थोड़ी देर बाद अपने आप को बेहतर महसूस करने लगे, जिसे देख के सारे फार्मासिस्ट फार्मा की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद फार्मा अपने फादर के साथ वापस अपने मेंशन में आ जाता है। फिर हमें 3 महीने बाद ये सीन दिखाई जाती है जहाँ पर फार्मा क्वीन को चेक करने के लिए आया होता है और वो उन्हें बताता है कि अब आप धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। तभी क्वीन उससे कहती है कि मैंने तो जीने की होप ही छोड़ दी थी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन एक पर्सन की वजह से मेरे अंदर वापस से हौसला आया और वो और कोई नहीं, मेरा छोटा बेटा था, जिसने कि मुझे जीने की
एक नई किरण दिखाई। ये सुन के फार्मा बहुत ज्यादा खुश होता है और उनसे जाते हुए कहता है कि ठीक है, अब आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर फार्मा और फार्मा के फादर अच्छे खासे कपड़े पहन के रॉयल किंगडम में आए होते हैं, क्योंकि आज उन्हें क्वीन द्वारा रिस्पेक्ट दी जाने वाली होती है। यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है फार्मा के फादर की। क्वीन अपने थ्रोन के सामने खड़े होकर फार्मा के फादर को रिस्पेक्ट देती है। फिर बारी आती है फार्मा की, जहाँ पर उसे भी रिस्पेक्ट मिलती है और रिस्पेक्ट के साथ साथ उसे रॉयल फार्मासिस्ट का टैग भी मिलता है। और क्वीन उससे कहती है कि अब तुम रॉयल कैपिटल में कहीं भी अपनी फार्मेसी खोल सकते हो। इस चीज को सुन के फार्मा को बहुत ज्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो रहा होता है। फिर फार्मा अपने घर पे पहुंच के पूरी कारपेंटर की फौज बुला लेता है ताकि वो अपनी फार्मेसी को जल्दी से जल्दी ओपन कर पाए। लेकिन वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी फार्मेसी का नाम क्या रखूं। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाता है, तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है और वो कहता है कि हम अपनी फार्मेसी का नाम रखेंगे द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। इस नाम को सुन के सब लोग जोश में आ जाते हैं और फिर फार्मेसी का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सारे कारपेंटर मिलके फार्मा के फार्मेसी के बोर्ड को तैयार कर देते हैं, जिसमें लिखा होता है द पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। तभी वहाँ पर एलेन आ जाती है और फार्मा की फार्मेसी के नाम को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि नाम तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। इस पर फार्मा उससे शर्माते हुए कहता है कि तुम्हारे ओपिनियन के लिए थैंक यू। फिर एलेन उससे फार्मेसी के बारे में थोड़ा बहुत पूछने लगती है। तभी वहाँ पर एक बंदा टपक पड़ता है और उससे कहता है क्या तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो या बॉस। जिस पे फार्मा कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। इस पे वो बड़ा आश्चर्य होकर कहता है कि ओह, तुम तो बहुत छोटी उम्र में यहाँ के बॉस बन गए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी डील है, क्या तुम मेरे साथ कोलैब करना चाहोगे। इस पे वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि बड़ा पछताओगे, कर लो कोलैब, तुम वैसे भी इससे क्या ही कमा लोगे। तो वो कहता है कि मुझे कमाना भी क्या है, मैं सिर्फ गरीब लोगों को सस्ती दवा बांटना चाहता हूँ जिससे उनका भला हो। इसे सुन के वो बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसे तो तुम्हारे फार्मेसी डूब जाएगी, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, आ जाओ मेरी टीम में। लेकिन वो मना कर देता है। अभी वो मोटू फार्मा को फोर्स करने लग जाता है। इस पर एलिन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि यहाँ से भाग रहे हो या पिटोगे। तो वो मोटू एलिन से अपनी बेइज्जती कराने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फार्मा अपने फार्मेसी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फार्मेसी में सिर्फ 2 वर्कर्स हैं जो कि वो खुद ही हैं। तो वो सोचता है कि हमें वर्कर्स को बढ़ाना चाहिए। तभी वहाँ पर लौटे भी आ जाती है और उससे काम मांगने लगते हैं। कहती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकती हूँ जैसे मैं घर पे करती हूँ। तो वो उसे रख लेता है। तब भी उसमें एक इंसान की कमी होती है जो कि अकाउंटेंट होता है। तो वो सोचता है कि मैं कौन से अकाउंटेंट को रखूं जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर वो वापस से अपने घर पे आ जाता है। वहाँ पर फार्मा को देखने को मिलता है कि उसके घर के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो रो रहे होते हैं। तो वो सोचने लगता है कि आखिर इन सबको क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर के जो अकाउंटेंट थे वो आज रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज्यादा ही दर्द हुआ करता था, जिसकी वजह से वो कायदे से चल भी नहीं पाते थे। इस चीज को सुन के वो उनसे कहता है कि अगर मैं आपके पैरों का इलाज कर दूं तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे। जिस पे वो मान जाते हैं। तो वो सबसे पहले अपने फादर से परमिशन लेने जाता है और उनसे कहता है कि आज जो आपके पास से अकाउंटेंट रिटायर हुआ है, क्या मैं उन्हें अपने फार्मेसी में जॉब दे सकता हूँ। इस पर उसके फादर उसे परमिशन दे देते हैं। इसी के साथ साथ वो उसे बक्सा भर के सोने के सिक्के भी देते हैं ताकि वो अपनी फार्मेसी को और भी बेहतर कर पाए। फिर अगले दिन फार्मा अपनी फार्मेसी की ग्रैंड ओपनिंग कर देता है। अब जरूरी तो नहीं है कि आपने नया बिजनेस खोला हो और उसमें तुरंत ही कस्टमर आने लग जाए। वैसा इन्हीं के साथ होता है। 1 महीना बीत जाता है लेकिन उनके फार्मेसी में कोई भी कस्टमर नहीं आता, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो कि वहाँ पर सिर्फ एक टॉफी खरीदने आता था। इस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं। तभी फार्मा के माता पिता भेष बदल के फार्मा की फार्मेसी में आए होते हैं, लेकिन फार्मा उन्हें आराम से पहचान लेता है। फिर वो उन्हें अंदर ले जाता है और बताता है कि मेरी फार्मेसी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यहाँ पर कोई कस्टमर आता ही नहीं है, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। इस चीज को सुन के उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी फार्मेसी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर फार्मा उन्हें अपनी फार्मेसी दिखाने लगता है। वो सबसे पहले उन्हें मेडिसिन रूम दिखाता है जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है। फिर वो उन्हें पेशेंट्स के लिए बनाए गए बेडरूम्स को भी दिखाता है। उसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या आपको यहाँ पर कोई कमी दिखी, जिस पे उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। यहाँ पर फार्मा की मॉम उसे एक सजेशन देती हैं कि तुम्हें एक मेडिसिन के साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी बनाना चाहिए जो कि कम कीमत में हो और बहुत अच्छी क्वालिटी में हो, जिससे कि हर प्रकार की महिलाएं तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगी। उनका ये सजेशन उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इन प्रोडक्ट्स को बनाओ तो इनमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ मत करना, वरना ये स्किन डिसीज का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों के बीच में बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर घबराते हुए एक बंदा आता है और फार्मा से कहता है कि क्या यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट है, एक लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है। ये सुन के फार्मा उसके साथ उस लड़की के पास जाता है और हम देखते हैं कि उस लड़की की सही में बहुत ज़्यादा ही हालत खराब होती है। तो फार्मा अपनी डिवाइन आइज का यूज करके
उसको स्कैन करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों में बहुत ज्यादा ही सेवियल वाले कट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका हैवी ब्लड लॉस हो गया है और उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो फार्मा उसे अपनी फार्मेसी में ले आता है और उसका इलाज करने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने हाथों में कट क्यों लगाए। तो वो लड़की बताती है, मेरे क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से मैंने अपने हाथ को काट लिया। और वो ये कहते हुए रोने लगती है और उन लोगों से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इस पे एलन उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अब तुम वापस ये सब नहीं करोगी। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वो लड़की वापस से फार्मा की फार्मेसी में आई होती है। अब फार्मा ने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बना के तैयार कर दिए होते हैं, तो वो उस लड़की को कुछ डेमो के लिए देता है जिसे लगा कि उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। इधर हम लॉटे को देखते हैं जो कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेडीज में बांट रही होती है, जिससे कि उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है और धीरे धीरे करके उसके फार्मेसी में बहुत सारे कस्टमर भी आने लगते हैं, क्योंकि फार्मा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को देख के वो उसकी एक अलग ही ब्रांच खोल लेता है जहाँ पर वो बहुत सारी ब्यूटिशियंस को रखता है ताकि वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बना सके। अब फार्मा की फार्मेसी चल पड़ती है और उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही होती है। यही चर्चा घूम फिर के क्वीन तक पहुंच जाती है। तो क्वीन फार्मा को अपने पास बुलाती हैं उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट चेक करने के लिए। यहाँ पर फार्मा सबसे पहले उन्हें लिप बाम देता है। जैसे ही वो उसे अपने होठों में लगाती हैं तो उन्हें अपने होठ बहुत ज्यादा ही सुंदर लगने लगती हैं, जिसकी वजह से क्वीन को फार्मा के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ही अच्छे लगने लगते हैं। तो फार्मा अपने और भी प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें बताने लगता है, जिसे सुनकर क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ाना होगा क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट पूरे मार्केट में सबसे सस्ता बिकता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग दूसरी दुकानों में जाना पसंद ही नहीं करते हैं और उन लोगों का बहुत ज्यादा ही घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक ना एक दिन सड़क पे आ जाएंगे। क्वीन से ये बात सुन के फार्मा को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, तो वो अपने प्राइस बढ़ाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फार्मा बीच पे होता है जहाँ पर उसकी छोटी बहन और लॉटे रेत से खेल रहे होते हैं और एलिन कहीं कोने में सो रही होती है। फार्मा को देखते ही उसकी छोटी बहन उससे पानी में जाने की जिद करने लगती है, जिस पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि फादर ने पानी में जाने के लिए मना किया है। लेकिन लॉटे और उसकी छोटी बहन दोनों जिद करने लग जाती है, तो वो उन्हें रोक नहीं पाता है और जाने की इजाजत दे देता है। यहाँ पर फार्मा की छोटी बहन फार्मा को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर फार्मा उसे मना कर देता है। उसके मुंह से ये बात सुन के फार्मा को अपनी छोटी बहन की याद आने लग जाती है और वो एक जगह बैठ के बहुत ज्यादा ही रोने लगता है। तभी उसे अपनी छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि वो पानी में डूब रही है, तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो अपनी पहली वाली बहन की तरह इसे भी ना खो दे। और वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और जल्दी से उसकी ओर जाने लगता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी छोटी बहन पानी के अंदर डूबती चली जा रही है और वो भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पा रहा होता है। तो वो गुस्से में तेजी से चिल्लाता है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज होने लगती है और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जहां पर पानी की एक भी बूंद नहीं होती है। इसे देखकर खुद फार्मा भी अपनी पावर से डरने लग जाता है और वहीं पर एलन भी ये सब देख रही होती है। और इस पावर को देखकर एलन तो भाई बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि इस समय फार्मा ने नेगेटिव डिवाइन आर्ट का यूज किया था, जो कि भाई सिर्फ एक डीमन ही कर सकता है। यहाँ पर फार्मा अपनी बहन को लेकर सही सलामत बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद उसे ये सब करते हुए किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन वो गलत था। वहीं पर एक बंदा खड़े होकर उसके इस सब कांड को देख रहा होता है और वो जल्दी से जाकर होली ग्रुप के मेंबर्स को इन सब चीजों के बारे में बता देता है। ये सब सुनने के बाद उन्हें लगता है कि शायद ये सब एक मॉन्स्टर का काम है, तो वो लोग फार्मा पे नजर रखने के लिए 2 असैसन्स को भेजते हैं। फिर हम देखते हैं कि फार्मा अपनी फार्मेसी में वापस आ जाता है, जहां पर 2 होली ग्रुप्स के लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। फिर अगले दिन जब एक सिपाही ड्यूटी में वापस आता है तभी वो गेट खोलता है और गेट खोलते ही एक घोड़ा मिट्टी और कचड़े के सामान को लेकर फार्मेसी के अंदर घुस जाता है और वहां पर गंदगी फैला देता है। और ये बात जब ब्रूनो को पता चलती है तो उन्हें लगता है कि शायद कोई उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। फिर अगले दिन जब फार्मा अपनी फार्मेसी में साफ सफाई करने के लिए पहुंचता है तभी उसके कुछ पुराने कस्टमर आते हैं अपने क्रू के साथ उसकी मदद करने के लिए, और इसी के साथ शहर के कुछ लोग भी आते हैं उसकी मदद करने के लिए। तभी अचानक से एक लड़की घबराते हुए फार्मा के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे फादर बेहोश हो चुके हैं, चलिए जल्दी से। तो फार्मा जल्दी से अपने सारे वेपन्स उठाता है और निकल जाता है उनकी मदद करने के लिए। वो लड़की उसे एक सुनसान जंगल में ले आती है और वहां पहुंचते ही वो अचानक से गायब हो जाती है। फार्मा यहाँ पर फुल कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर
व्हाइट कपड़े पहने हुए कुछ बंदे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर फार्मा को पता चलता है कि ये लोग होली ग्रुप के मेंबर्स हैं और इनका जो लीडर है उनका नाम सैलमन है, जो कि ये मानते हैं कि फार्मा के अंदर एक डीमन है और वो उसी को खत्म करने आए हैं और वो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, पर फार्मा उनके सभी अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर फार्मा उनसे काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होता है और इजीली हरा सकता है, लेकिन फार्मा को पता था कि अगर मैंने कुछ किया तो ये लोग खामखा मारे जाएंगे, तो वो होल्ड बैक कर रहा होता है अपने आप को। लेकिन भाई लोग वो मान ही नहीं रहे होते हैं, तो ना चाहते हुए फार्मा को उन्हें अपनी पावर्स का नमूना दिखाना पड़ता है, जिसे देखकर उन्हें अपनी औकात समझ आ जाती है। तभी सैलमन फार्मा के हाथ में उसी सिंबल को देख लेता है और उन लोगों से कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये हमारा गॉड है। जिसे सुनकर वो लोग रुक जाते हैं और फार्मा से माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन लड़ाई के टाइम पर सैलमन बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसका घाव बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। लेकिन फार्मा उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है और तुम मर सकते हो। लेकिन सैलमन उससे कहता है कि मैंने आपके ऊपर अटैक किया है, इसीलिए मेरी यही सजा है। लेकिन हमारा बंदा एक डॉक्टर है, इसीलिए वो किसी घायल व्यक्ति को कैसे छोड़ सकता था। वो उससे कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी सर्जरी करनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये है कि हमारा बंदा अपनी प्रीवियस लाइफ में सिर्फ एक मेडिकल साइंटिस्ट था, उसे सर्जरी करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी और इस जगह पर कोई भी सर्जरी करने वाला है ही नहीं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी नॉलेज का यूज़ कर कैसे भी कर सर्जरी करेगा और वो वहीं पर इमरजेंसी टेंट लगाता है और सर्जरी स्टार्ट कर देता है। और भाई वो लकी इतना होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ महीने के बाद सैलमन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर ठीक होने के बाद होली ग्रुप वाले उसे प्रमोशन दे देते हैं। उसके बाद वो फार्मा से मिलने जाता है उसकी फार्मेसी में और उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। यहाँ पर सोमन फार्मा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया होता है, उनमें से उसके ग्रुप की एक होली स्टिक भी होती है जो कि वो उसे गिफ्ट कर देता है। जब फार्मा उस स्टिक को उठाता है तो अचानक से वो स्टिक ग्लो करने लग जाती है। तभी सोमन कहता है कि इस स्टिक ने तुम्हें चुन लिया है, जिसे देखकर एलन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और फार्मा से कहती है कि क्या मैं एक बार इस स्टिक को छू सकती हूँ, जिस पर हमारा बंदा डायरेक्ट उसे दे देता है। लेकिन अचानक से वो स्टिक उसके हाथ से आर पार हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस स्टिक को वही होल्ड कर सकता है जिसे कि इस स्टिक ने खुद चुना हो।